गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर था उसमें C4 साइकिल की मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल। C4 चक्र की क्रियाविधि। C4 चक्र की जो है क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल। तो मैकेनिज्म जो है C4 साइकिल का किस तरह का होता है, इसके जो मैकेनिज्म है इसको चार जो पॉइंट्स हैं उस चार पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट हम जैसे पढ़ेंगे कि जो लीफ होती हैं उन लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं, लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र जिनको बोलते हैं, ये स्टोमेटा जो है इनके द्वारा CO2 जो होती है वो CO2 अब्जॉर्ब करते हैं। CO2 अब्जॉर्ब करते हैं। CO2 अब्जॉर्ब करके जो मेसोफिल सेल्स होती हैं, मेसोफिल सेल्स होती हैं, उन मेसोफिल सेल्स में जो है PEP फास्फोइनोल पायरुवेट के द्वारा ये CO2 अब्जॉर्ब की जाती है। बाय PEP फास्फोइनोल पायरुवेट के द्वारा जो है CO2 अब्जॉर्ब की जाती है। और फिर वो PEP फास्फोइनोल पायरुवेट जो होता है वो CO2 H2O से पेप्को एंजाइम की प्रेजेंसी में ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है। मतलब PEP फास्फोइनोल पायरुवेट CO2 को अब्जॉर्ब किया H2O की प्रेजेंसी में, पेप्को एंजाइम फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंसी में जो है OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में जो है चेंज हो गया और H3PO4 फास्फोरिक एसिड बन गया। ये हमने पढ़ा है OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो C4 जो साइकिल था उस C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था, प्रथम स्थायी यौगिक था OAA। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट आता है उसमें OAA जो है OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड NADPH2 की प्रेजेंसी में क्रिया करता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंसी में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंसी में। तो यहां पर जो है क्या बन जाता है, मैलिक एसिड। जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड NADPH2 से रिएक्शन करता है डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंसी में तो बनता है मैलिक एसिड और निकल जाता है NADP। ये मैलिक एसिड जो होता है, इस मैलिक एसिड को जो बंडल शीट्स होती हैं उन बंडल शीट में जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। और बंडल शीट में जब मैलिक एसिड ट्रांसफर होता है तो वहां इसका होता है विकार्बोक्सिलेशन, जिसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। बंडल शीट में जो है इस मैलिक एसिड का क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन जब होता है तो मैलिक एसिड जो होता है मतलब इसका ब्रेकडाउन होगा मैलिक एसिड का और जिससे CO2 रिलीज हो जाती है और वो CO2 जो है वो C3 चक्र में यूज आ जाती है। थर्ड जो पॉइंट होता है इसका, ये जो मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड NADP डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंसी में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंसी में मैलिक एसिड NADP से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके बनाता है पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड।
मैलिक एसिड NADP से डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड बनाएगा और जो है CO2 रिलीज हो जाती है, NADPH2। ये जो पायरुविक एसिड होता है, इस पायरुविक एसिड का तो क्या फीचर होता है, पायरुविक एसिड जो होता है ये जो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि जो पेप फास्फोइनोल पायरुवेट जो है उसमें चेंज हो जाता है, पेप PEP फास्फोइनोल पायरुवेट में चेंज फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर कहाँ होगा, मेजोफिल सेल्स में। मेजोफिल जो सेल्स होती हैं उन सेल्स में जो इसको ट्रांसफर किया जाता है। मेजोफिल सेल्स में जो है ट्रांसफर हो गया और मेजोफिल सेल्स जो होती हैं उनसे जो है वापस CO2 अब्जॉर्ब। तो इस तरह से जो है अब्जॉर्ब होने लग जाती है। तो पायरुविक एसिड का तो क्या हुआ, पेट में चेंज हो गया। पेट जो है कहाँ ट्रांसफर हो गया, मेजोफिल सेल्स में ट्रांसफर हो गया और मेजोफिल सेल्स में ट्रांसफर होकर के वापस CO2 को अब्जॉर्ब करता है और वो जो सर्किल है वो चलता रहता है। और जो CO2 होती है इस CO2 जो है RUBP अब्जॉर्ब कर लेता है। RUBP राइबोलोज बिस्फास्फेट जो हमने पढ़ा था C3 साइकिल, उस C3 साइकिल में CO2 का फर्स्ट रिसेप्टर होता है। CO2 को ग्रहण करने वाले यूनिट होती है, जो फर्स्ट यूनिट होती है RUBP राइबोलोज बिस्फास्फेट। तो ये CO2 जो होता है ये CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है RUBP और क्या चलता है C3 साइकिल। और C3 साइकिल में फिर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से जो है ये मैलिक एसिड जो होता है वो NADP से क्रिया करके डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में चेंज हुआ, पायरुविक एसिड में, CO2 में NADPH2। पायरुविक एसिड का क्या हो जाता है, पायरुविक एसिड जो होता है वो फास्फोइनोल पायरुवेट में चेंज हो जाता है। फास्फोइनोल पायरुवेट जो है उसको ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ, मेजोफिल सेल्स में। और मेजोफिल सेल्स में जैसे ट्रांसफर हो जाता है तो ये वापस CO2 अब्जॉर्ब करने लग जाता है, CO2 को ग्रहण करने लग जाता है। और CO2 जो बनती है वो RUBP के द्वारा अब्जॉर्ब की जाती है और अब्जॉर्ब करके C3 साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और C3 साइकिल जो होता है उसमें क्या बनता है, फिर कार्बोहाइड्रेट। और इसका जो लास्ट जो पॉइंट होता है वो लास्ट पॉइंट है कि जो पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड जो होता है वो ATP और इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्रिया करता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्रिया करता है। ऊपर कर देता हूं, ये जो है 4 पॉइंट्स जिसमें पायरुविक एसिड, ATP और इनऑर्गेनिक फास्फेट से जो है रिएक्शन करता है, किसकी प्रेजेंस में, ये करता है फॉस्फो पायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फॉस्फो पायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड जो है ATP और इनऑर्गेनिक फास्फेट से रिएक्शन करता है और जिससे जो है बनता है यहाँ पर PEP फास्फोइनोल पायरुवेट और AMP एडिनोसिन मोनोफास्फेट और बनता है पायरोफास्फेट PP पायरोफास्फेट। तो इस तरह से वापस जो है PP फास्फोइनोल पायरुवेट बन जाता है और वो फास्फोइनोल पायरुवेट फिर वापस जो है CO2 अब्सॉर्ब करने के लिए होता है। तो इस तरह से जो है C4 साइकिल की मैकेनिज्म होती है। ये हुआ C4 साइकिल का मैकेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन का जो है थर्ड पॉइंट, डार्क रिएक्शन का थर्ड पॉइंट। और डार्क रिएक्शन का थर्ड पॉइंट जो था वो क्या था, CAN साइकिल। फर्स्ट तो क्या था C3 साइकिल, सेकंड क्या था C4 साइकिल और जो थर्ड है वो पढ़ेंगे
एम साइकिल, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल, CAM साइकिल। ये क्या होता है? CAM साइकिल जो है इसको रावहरी और ओलेरी जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जो इसको डिस्कवर किया था। CAM साइकिल को जो है किसने? रावहरी एंड ओलेरी ने डिस्कवर किया था। CAM साइकिल जो होता है, CAM साइकिल में जो ये डिस्कवर किया था, ये किसने किया था? इसको जो है डिस्कवर किया था स्कुलेंट जो प्लांट्स होते हैं उनमें, स्कुलेंट्स प्लांट्स का मतलब है मांसलोदभिद जो प्लांट्स होते हैं, मांसलोदभिद पादप। इन स्कुलेंट्स प्लांट्स जो थे उनमें रावहरी और ओलेरी ने CAM साइकिल को डिस्कवर किया था। CAM साइकिल जो होता है, इसमें होता क्या है? जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं, वो स्टोमेटा जो है नाइट में ओपन होते हैं। नाइट में क्या होते हैं? ओपन होते हैं। कॉमनली हमने क्या पढ़ा है कि स्टोमेटा जो है ऑलवेज डे में ओपन होते हैं, नाइट में क्लोज होते हैं। बट CAM साइकिल जो होता है, मतलब स्टूडेंट प्लांट्स जो होते हैं, इन प्लांट्स में जो है स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं एंड डे में क्या रहेंगे? डे में जो है क्लोज रहेंगे, डे में बंद, दिन में बंद रहते हैं। ऐसे स्टोमेटा जो होते हैं जो नाइट में ओपन होते हैं और डे में क्लोज होते हैं, उनको बोलते हैं स्कोटोमेटा या स्कोटो एक्टिव। ऐसे जो स्टोमेटा हैं जो नाइट में ओपन होते हैं एंड डे में क्लोज होते हैं, उन स्टोमेटा को क्या कहते हैं? स्कोटो एक्टिव। तिमिर सक्रिय रंध्र कहते हैं किनको? जो रात में खुले रहते हैं और दिन में बंद रहते हैं। ये एक जो CAM जो प्लांट्स होते हैं उनका एक ये मेन कैरेक्टर्स भी है, क्योंकि ये जो है उस स्पेस पर मिलते हैं जहां पर वाटर की कमी रहती है, और जब वाटर की कमी रहती है तो वाटर का लॉस ज़्यादा न हो, इसलिए नाइट में ओपन होते हैं और डे में क्लोज होते हैं। तो वो जो स्टोमेटा होते हैं वो होते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। अब इसकी मैकेनिज्म आती है कि इसकी मैकेनिज्म जो है किस तरह की होती है। CAM साइकिल जो होता है, इसकी जो मैकेनिज्म है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक तो जो है एसिडिफिकेशन, जो कब होता है? नाइट में, मतलब अम्लीकरण नाइट में। और एक होता है डीएसिडिफिकेशन, मतलब विअम्लीकरण। ये कब होता है? ये होता है डे में, दिन में। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो एसिडिफिकेशन, जो कब होता है? नाइट में। और इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा क्या रहेंगे? ओपन रहेंगे। और इसमें जो है क्या रहेंगे? क्लोज रहेंगे। डे में तो क्या रहते हैं? क्लोज, और नाइट में क्या रहते हैं? ओपन। अब होता क्या है इसमें? नाइट के समय प्लांट जो होता है, CAM प्लांट जो होते हैं, वो CAM प्लांट CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं। तो PEP फास्फोइनोल पायरुवेट CO2 को जो है अब्जॉर्ब करेगा,
किसकी प्रेजेंसी में करेगा, यहाँ पर पेप को एंजाइम की प्रेजेंसी में। तो जब पेप CO2 और H2O के बिटवीन रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंसी में, पेप को एंजाइम की प्रेजेंसी में, तो क्या बनता है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, वो जो है C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, प्रथम स्थायी यौगिक है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप होगा इसमें, सेकंड स्टेप में जो यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड NADPH2 से क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा किसकी प्रेजेंसी में, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंसी में। तो क्या बनेगा, मैलिक एसिड। क्या बनता है, मैलिक एसिड। और ये मैलिक एसिड जो होता है, ये मैलिक एसिड को जो लीफ होती हैं, उन लीफ की जो मेसोफिल सेल्स होती हैं वो स्टोर कर लेती हैं, मैलिक एसिड को स्टोर कर लेते हैं। मतलब जो नाइट में जो स्टोमेटा ओपन होते हैं उसमें CO2 को जो है ऑर्गेनिक एसिड में स्टोर किया जाता है, जैसे किसके रूप में, मैलिक एसिड में स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद जैसे ही डे होगा, डे होने पर जो है ये मैलिक एसिड जो होता है, इस मैलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है। और जब मैलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होगा, मैलिक एसिड प्लस किसके प्रेजेंसी में होता है, किसके द्वारा क्रिया करेगा, NADPH2 से, किसकी प्रेजेंसी में, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंसी में। तो क्या बनता है, वो पायरुविक एसिड प्लस CO2, और क्या निकल जाता है, NADP, पायरुविक एसिड बन गया प्लस CO2 बन गया। मैलिक एसिड जो है वो NADPH2 से जब रिएक्शन करता है तब बन गया पायरुविक एसिड। अब यहाँ पर ये पायरुविक एसिड जो होता है इसका तो क्या होगा, ये तो जो है वापस वही पेप में चेंज हो जाता है, फास्फोइनोल पायरुवेट में चेंज हो जाता है, और पेप में चेंज होकर के जो है मेसोफिल सेल्स में ट्रांसफर हो जाता है। मेसोफिल सेल्स होती हैं उनमें जो है ट्रांसफर हो जाता है, मेसोफिल सेल्स में ट्रांसफर हो गया। मेसोफिल सेल्स में ट्रांसफर होने के बाद वो CO2 अब्सॉर्ब करने लग जाएगा, और जो ये CO2 बना था, ये CO2 जो है इसको RUBP राइबोलोज बिस्फॉस्फेट के द्वारा अब्सॉर्ब किया जाता है, और जो चला जाता है C3 साइकिल में, C3 साइकिल में इसका जो है यूज हो जाता है, और जिससे क्या बन जाता है, वही कार्बोहाइड्रेट फूड बनता है। इस तरह से जो है CAM प्लांट्स जो होते हैं उनकी मैकेनिज्म होती है, CAM प्लांट जो है वो रिएक्ट करते हैं। एग्जांपल जैसे CAM प्लांट जो होते हैं, ब्रायोफिलम, एगेव, यक्का, सीडियम, ये जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो है वो होते हैं CAM प्लांट्स। इन प्लांट्स में जो है स्टोमेटा नाइट में ओपन होता है। कौन कौन से, जैसे ब्रायोफिलम है, एगेव है, यक्का है, सीडियम है, कैलेंको है, आर्किडेसी जो फैमिली होती है वो भी है, कैक्टेसी जो फैमिली होती है उसके भी प्लांट्स हैं। ये तो जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स में जो है CAM साइकिल पाया जाता है। ये इसके एग्जांपल हो गए। तो इस तरह से जो CAM साइकिल होता है। तो ये हुई अपनी डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो थी उसके 3 पॉइंट पढ़ लिए। पहला C3 साइकिल, उसके बाद में जो है C4 साइकिल, उसके बाद में CAM साइकिल। इसके बाद आता है लॉ ऑफ ब्लैकमैन लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक का नियम। लॉ ऑफ ब्लैकमैन लिमिटिंग फैक्टर।
ब्लैकमैन का सीमाकारी, ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक का नियम, लॉ ऑफ ब्लैकमैन लिमिटिंग फैक्टर। ये लॉ ऑफ ब्लैकमैन लिमिटिंग फैक्टर क्या है? इसको जो है प्रपोज जो किया था वो किया था ब्लैकमैन ने। इसने बताया कि कोई रिएक्शन है, जब कोई रिएक्शन जो है वो मैनी फैक्टर्स से होती है, मैनी फैक्टर के द्वारा होती है। मैनी फैक्टर, ये मैनी फैक्टर हो गए, लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, CO2 हो गई, वाटर हो गया, ऐसे मैनी फैक्टर के द्वारा होती है। जब कोई रिएक्शन मैनी फैक्टर के द्वारा होती है तब वो रिएक्शन जो है वो उस फैक्टर से कंट्रोल होगी जो सबसे लो लिमिट में होगा, जिसकी क्वांटिटी सबसे लो होगी। तो यहाँ पर जो है जब कोई ये फंक्शनल रिएक्शन है, कोई कार्य की जो क्रिया है और ये क्रिया मैनी कारक मैनी फैक्टर्स की प्रेजेंसी में हो रही है, तब ये जो है कंट्रोल किससे होगी? तो कंट्रोल किससे होगी? जो फैक्टर सबसे लो क्वांटिटी में होगा उसके द्वारा ये कंट्रोल होती है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब हमें किसी फैक्टर का जो इफेक्ट देखना होता है, जब हमें किसी फैक्टर का इफेक्ट देखना होता है तो उस फंक्शनल रिएक्शन में सभी फैक्टर्स को जो है लिमिट कर देते हैं। सभी फैक्टर्स जो है, ऑल फैक्टर्स जो थे उनकी लिमिट कर देते हैं, और उसके बाद आफ्टर टाइम जो है क्या करते हैं कि अब किसी एक फैक्टर के क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये जो है टेम्परेचर, लाइट, CO2, H2O, इन सब की जो है क्वांटिटी जो है लिमिट कर दी। लिमिट करने के बाद अब हम यहाँ पर जो है लाइट की जो क्वांटिटी है इसको जो है हाई करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। तो जब यहाँ पर लाइट की जो क्वांटिटी है इसको हाई करेंगे तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है या कोई भी जो फंक्शनल रिएक्शन की जो रेट है वो रेट जो है वो बढ़ेगी, वो जो बिग होगी, मतलब उसकी रेट जो है वो हाई हो जाएगी। रेट हाई होगी बट सम टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। आफ्टर सम टाइम आफ्टर जो है क्या होगा, वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर जो लिया था उस फैक्टर की तो जो क्वांटिटी बढ़ा रहे, लेकिन और जो फैक्टर थे वो फैक्टर जो है वो लिमिट में रह गए, इसलिए वो जो फैक्टर है वो इस प्रोसेस को रोक देते हैं। तो वो होता है लॉ ऑफ ब्लैकमैन लिमिटिंग फैक्टर। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करते हैं प्लांट जो है, सपोज ए प्लांट गेटिंग सो मच लाइट। एक प्लांट जो है उसको इतना प्रकाश मिल रहा है, इतना जो उसको सनलाइट मिल रहा है कि वो 5 मिलीग्राम CO2 यूज कर रहा है। सपोज ए प्लांट गेटिंग सो मच लाइट, मतलब कोई प्लांट उसको इतना प्रकाश मिल रहा है कि वो 5 मिलीग्राम CO2 यूज कर रहा है। तो इसमें हम कैसे क्या समझेंगे? इसमें 1 मिलीग्राम CO2 जब प्लांट यूज करेगा तो जैसे फोटोसिंथेसिस है, वो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। 5 मिलीग्राम जैसे जैसे हम CO2 यूज, जो उसकी रेट जो बढ़ती जाएगी यूज करने की, तो 5 मिलीग्राम CO2 यूज कर लेगा, तब फोटोसिंथेसिस जो है वो हाई रहेगी, मतलब मैक्सिमम रहेगी। बट 5 मिलीग्राम CO2 से एक्स्ट्रा जैसे ही CO2 यूज करेगा तो फोटोसिंथेसिस जो है वो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। फोटोसिंथेसिस क्या हो गई? स्टॉप हो गई। स्टॉप क्यों हो गई? अब जब 1 मिलीग्राम CO2 यूज कर रहा है फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गई,
5 मिलीग्राम CO2 यूज करेगा, फोटोसिंथेसिस जो है उसकी रेट हाई होती जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी 5 मिलीग्राम CO2 यूज करने तक, हाईएस्ट हो गई। बट जैसे 5 मिलीग्राम CO2 से एक्स्ट्रा CO2 यूज करेगा तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गई। क्यों? बिकॉज जो लाइट था वो लाइट जो है वो क्या बन गया, लिमिट बन गया। लाइट क्या बन गया, लिमिट। तो जो लो, सबसे लो क्वांटिटी में जो रहेगा वही रोकेगा रिएक्शन को, तो लो यहाँ पर ये रहेगा, लाइट तो किसकी लिमिट रहेगी। अब 5 मिलीग्राम CO2 से ज्यादा अगर प्लांट यूज करता है तो लाइट की लिमिट बढ़ाते हैं तो ही प्रोसेस जो स्टार्ट होगी, वरना क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये था ब्लैकमैन का लिमिटिंग फैक्टर, सीमाकारी कारक का नियम।